I am sharing my screen. हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? मैम हाँ ठीक है। मैम गूगल नहीं आज नहीं, अभी मैंने गूगल फॉर्म भेजा, आज नहीं भेजा मैंने, अभी मैंने बनाया नहीं। पिछले जितने भी मैंने शेयर किए हैं उन पे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए अगर किसी की रहती है। मैंने सारे ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि उनमें से नहीं आपने लगाई तो प्लीज लगा देना। हाँ, एडमिशन डेट भी है कईयों पे, तो उस एडमिशन डेट भी डाल देना। ठीक है, चलो मैं शेयर करती हूँ अपना ये स्लाइड स्क्रीन। राइट, सो हाँ जी, सो ये है क्वांटम नंबर्स। हम इसके 2 क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपके साथ ये कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि कितने दिन फिर से बीत गए बीच में। 2 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स इंडेक्स हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स भी कहते हैं हम इनको, या हम इनको एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, चलो मैं आगे भी चलती हूँ। सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? ठीक है, तो ये इंटेग्रल नंबर्स हैं, या इनको हम एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, एंड दे आर आल्सो नोन एज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, राइट। और ये जो है क्वांटम नंबर्स, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, रेडियस ऑफ शेल भी बताते हैं, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बताते हैं, और डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन भी बताते हैं ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनमें ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ जो 3 हैं दे आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सिर्फ जो 3 है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको हम साई बोलते हैं, राइट। ये हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके थे। सो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। पहला है क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n, दूसरा है एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय l, then magnetic quantum number which is designated या denoted by m, and then there is spin quantum number which is denoted by s। ठीक है, तो ये 4 क्वांटम नंबर है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब पहला क्वांटम नंबर जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको हम रेडियल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय n। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके थे कि ये क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से मेन शेल में प्रेजेंट है। दूसरा, वो हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बताएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताया था। सो इलेक्ट्रॉन से कितना न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर होगा ये भी बताएगा, यानी कि डिस्टेंस r भी बताएगा। जितना एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के पास होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, जितना वो दूर जाता जाएगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। देन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, ये भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, En इज इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर E me 4 z square divided by n square h square. Then maximum number of electrons that can be accommodated in a shell, it is given by this formula which is 2n square. तो अगर n की वैल्यू 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर n की वैल्यू 2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें 18, 4 है तो उसमें 32। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में। उसके बाद आ जाओ एजीमुथल, सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। और ये जो क्वांटम नंबर है इसका, जैसे मैंने बोला एजीमुथल या सब्सिडियरी, इसके बाकी नाम भी हैं, और नाम भी हैं, ऑर्बिटल, एंगुलर, सेकेंडरी, और इसको हम L से डिनोट करते हैं। और ये क्वांटम नंबर हमें सब शेल बताता है इन विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर किसी का एड्रेस ढूंढना है तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी कंट्री पता होनी चाहिए, उसकी स्टेट पता होनी चाहिए, आगे उसकी सिटी पता होनी चाहिए, और उसका हाउस नंबर पता होना चाहिए, तब हम उस बंदे को जाके ढूंढ सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ढूंढना है तो आपको उसका, उस इलेक्ट्रॉन का शेल पता होना चाहिए, उसका सब शेल पता होना चाहिए, और आगे हम जो क्वांटम नंबर करने जा रहे हैं वो ऑर्बिटल बताएगा।
ठीक है। देन दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बताता है, ऑर्बिटल मोशन, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी मोशन कैसी होगी। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है, ऑर्बिटल्स एक सबशेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप के बारे में भी बताएगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ एल जो है वो डिपेंड करती है एन के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो एल की वैल्यू है उसकी ये एल है, दिस इज नॉट वन, दिस इज एल। सो एल की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से लेके n-1, 0 से लेके n-1, ठीक है। तो अगर n1 है तो उसकी वैल्यू होगी 0, अगर n2 है तो उसकी वैल्यू होगी 0, तो होनी है, और n-1 का मतलब क्या हुआ, 2 - 1 यानी 1, तो इसका मतलब है एल की दो वैल्यूज होंगी, 0 और 1, ठीक है। इसी तरह से अगर थर्ड शेल है कि 3 वैल्यूज होंगी, 0 1 2, क्योंकि n-1 तक होनी है। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो n-1 हुआ 2, यानी कि 0 से लेकर 2 तक उसकी सारी वैल्यूज, तो 0 1 और 2 3 ही आती हैं। उसके बाद ये गिवन वैल्यू ऑफ n जो है दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ l वैल्यूज एंड दैट इज इक्वल टू n। जैसे मैंने बताया अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू भी 4 होंगी, 4 नहीं होगी, और वो 4 वैल्यू 0 1 2 3। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जो l की वैल्यू है, l की वैल्यू 0 से लेके n-1 वैल्यूज होंगी, और वो कितनी वैल्यूज होंगी, जितना n है। अगर n1 है तो l की वैल्यू एक ही होगी और उसकी वैल्यू होगी 0। अगर n इक्वल टू 2 है तो l की दो वैल्यूज होंगी, एक 0 एक 1, ठीक है। 0 1 2 3 ये वैल्यूज हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी क्या डिनोशन होगी, राइट। उसके बाद और हर एक जो एल की वैल्यू है उसके लिए एक सेपरेट नोटेशन है, उसके लिए एक नाम रखा हुआ है। तो वो नाम क्या है, अगर एजीमुथल क्वांटम एल है तो अगर वो उसकी वैल्यू 0 है तो उसका नाम होगा एस, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उसका नाम होगा पी, अगर उसकी वैल्यू 2 है तो उसका नाम होगा डी, अगर उसकी वैल्यू 3 है तो उसका नाम होगा एफ, अगर उसकी वैल्यू 4 है तो उसका नाम होगा जी। एफ के बाद जी के बाद एफ हो गया, उसके बाद जी आया, जी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यानी कि अगर एल की वैल्यू 5 है तो उसका नाम होगा जी के बाद एच, एफ जी एच। तो एफ के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ए बी सी डी वाला, एफ जी एच आई जे ऐसे, राइट। लेकिन उससे पहले ये जो हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा। 0 के लिए हम बोलते हैं एस, 1 के लिए हम बोलते हैं पी, 2 के लिए हम बोलते हैं डी, और ये सारे स्मॉल लेटर्स होंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स। 3 के लिए एफ, 4 के लिए जी एंड सो ऑन, ठीक है। एंड दीज नोटेशंस ऑफ सबशेल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये जो आप लोगों ने +1 में एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था कि उसमें लाइंस आती हैं या पीक्स आती हैं, तो उनके वहां से नाम लिए गए हैं। तो इनका एस का मतलब है शार्प, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज, और एफ का मतलब है फंडामेंटल, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके थे, मैंने जस्ट इसको रिवाइज कराया है ताकि हम आगे बढ़ सकें। उसके बाद ये पूरा टेबल मैंने बनाया है, ठीक है। इस टेबल में देखिए आप n की वैल्यू, l की वैल्यू और नोटेशन फॉर द सबशेल। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, राइट, उसके ऊपर रहेगी l की वैल्यू। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ना 0 से लेके n-1, तो l की वैल्यू 0 है, राइट। और उसका नाम क्या होगा, 0 के लिए हम सबशेल का नाम देते हैं s, ठीक है। और नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हुए, एक ही हुआ, जिसका नाम है 1s। 1 हमने क्यों लगाया,
इसलिए लगाया क्योंकि हर एक क्या कहते हैं शेल में 0 1 0 1 2 0 1 2 3 ये वैल्यूज बार बार आनी है, तो हमें कौन सा पता लगेगा कि ये एस कौन से वाले उसका है, समझ में आया? तो इसलिए हम उस शेल का नंबर साथ में लगाते हैं। तो अगर n 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, अगर 0 है तो उसका सब शेल का नाम हो जाएगा 1s, क्योंकि l 0 है तो 0 के लिए हमने s देना है, और क्योंकि वो फर्स्ट शेल को बिलोंग कर रहा है इसलिए हम उसको कहेंगे 1s। तो पहले शेल में कितने सब शेल्स हैं? सिर्फ एक ही सब शेल है जिसका नाम है 1s। ये क्लियर हुई बात कि नहीं बेटा? ये जो अगर n 1 है तो l की वैल्यू होती है 0 से लेके n -1, तो 0 से लेके n -1 मतलब 1 - 1 मीन्स 0, तो 0 to 0 मीन 0, तो उसकी नोटेशन हम क्या देंगे? 0 के लिए हम s बोलते हैं, क्योंकि ये पहले शेल को बिलोंग कर रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे 1s। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल्स हुए पहले शेल में? एक ही। उसके बाद सेकंड पे आ जाओ, जब n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू 0 होगी एंड 1 होगी, ये दो वैल्यूज होंगी। तो सेकंड शेल में दो सब शेल्स हैं जिसकी वैल्यू है एक की 0 एक की 1। तो 0 वाले को हमने s बोलना है, 1 वाले को हमने p बोलना है, क्योंकि अब s तो ऊपर भी था 1 वाले में तो ये सेकंड शेल का s है इसलिए हम इसको बोलेंगे 2s, और सेकंड शेल का p है तो हम इसको बोलेंगे 2p। ठीक है, तो सेकंड शेल में l की दो वैल्यूज हैं 0 एंड 1, तो जो 0 है उस सब शेल को बोलेंगे 2s, जो 1 है उसको हम बोलेंगे 2p। 2 क्यों लगाया? 2 हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये सेकंड शेल को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? 2। दो सब शेल्स हैं, सेकंड शेल में दो सब शेल्स हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेकंड कंट्री है जिसको हमने 2 कंट्री नाम दिया हुआ है, इस 2 कंट्री में दो स्टेट्स हैं। पहली कंट्री में सिर्फ एक ही स्टेट थी जिसका नाम था 1s। ठीक है, एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको, कॉपी क्या कहते हैं पेपर में नहीं लिख देना कंट्री और स्टेट। ठीक है, नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 3, जब n 3 है तो इसकी बेटा 3 वैल्यूज हैं, इट हैज 3 वैल्यूज 0 1 एंड 2, क्योंकि 0 से लेके n -1, n -1 मतलब 3 -1 मतलब 2, तो 0 से लेके 2, तो 0 और 2 के बीच में सिर्फ 1 नहीं, तो 0 एंड 1 इसकी 3 वैल्यूज हैं। 0 के लिए 3s, 1 के लिए 3p और 2 के लिए 3d। 3 इसलिए लगाया क्योंकि ये तीसरे शेल को बिलोंग करता है। सो थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, 3 सब शेल्स हैं। इसी तरह से अगर फोर्थ शेल लोगे तो फोर्थ शेल में सब शेल्स कितने हुए? 4, जिसकी वैल्यू है 0 1 2 3, और इनके नाम हो गए 4s 4p 4d एंड 4f। 3 है, ये 3 है, तो 3 के लिए हमने इसको सिंबल क्या दिया था? f, राइट। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए हमने f दिया। 4 क्यों लगाया इसके साथ? क्योंकि ये चौथे शेल को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ऐसा है कि जो चौथी कंट्री है, जो चौथी वाली कंट्री है उसके पास 4 स्टेट्स हैं। सो चौथा शेल, उसके आगे 4 सब शेल्स, और उन सब शेल्स का नाम है 4s 4p 4d 4f। सो इसके पास, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितना शेल का नंबर है उतना ही सब शेल का नंबर है, यानी फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल है, सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल्स हैं, थर्ड शेल है तो उसमें 3 सब शेल्स हैं, चौथा शेल है तो उसके 4 सब शेल्स, एंड सो ऑन। पांचवा शेल होगा तो उसमें आ जाएगी, उसमें वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि उसके पास 5 सब शेल होंगे। पांचवा शेल 5 सब शेल्स। आई होप इतना समझ में आ गया। मैं आगे चलूं? यस मैम। हाँ जी, हाँ।
सो मेन पॉइंट्स, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर L बताता है वो कौन कौन से पॉइंट्स बताता है? तो पहला, ये सबसे पहले हमें ये देता है, बताता है कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, शेल के कौन से सब शेल में। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ? इंडिया में मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब वाली स्टेट में रहती हूँ। शेल, शेल के आगे सब, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ गिवन शेल इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n। मैंने आपको अभी बताया जितना n का वैल्यू है उतनी ही सब शेल की वैल्यू। अभी मैंने जैसे आपको बताया, अगर n 4 है तो सब शेल्स भी कितने हैं? 4। सब शेल्स भी कितने हैं? 4, राइट। तो वैल्यू है उतने ही उसके सब शेल्स हैं। उसके बाद दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आगे हमने शेप्स करनी है ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो ये जो सबशेल है ये हमें ऑर्बिटल्स की शेप भी बताता है, तो वो हम देखेंगे कैसे। अगर L इक्वल टू 0 है तो उसकी शेप स्फेरिकल होगी, अगर L1 है तो उसकी शेप P होगी, P शेप, P ऑर्बिटल्स। P शेप का मतलब है डम्बल, ठीक है, 2 लोब्स होंगे उसमें। T ऑर्बिटल है तो उसकी शेप डबल डम्बल होगी, एंड सो ऑन, राइट। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सबशेल में कितने हो सकते हैं? एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2 into 2L1। अगर L की वैल्यू 0 है यानी कि S वाला सबशेल, यानी चाहे 1s हो, 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे 5s हो, S जिसके लिए L की वैल्यू 0 होती है। तो अगर L की वैल्यू 0 है यानी S ऑर्बिटल है, तो अगर उसमें देखें कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S में आएंगे, तो आप L की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, यानी कि 2 into 2 into 0 plus 1। तो आंसर क्या आया? कितना आंसर आया? 2 plus 1, 2. हाँ 2, क्योंकि 2 into 0 is 0 plus 1, तो 2 into 1 is 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो S सब 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब आप P का निकालोगे, when L is equal to 1, L is equal to 1 का मतलब है वो P सबशेल है। तो P सबशेल में 2 into 2 into 1 plus 1, 2 into 1 2 plus 1 3, 3 into 2 is 6. तो P के 6 इलेक्ट्रॉन। सो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। सो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में 14, तो F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। F का मतलब है L is equal to 3। सो व्हेन L is equal to 3 फॉर्मूला लगा लो, 2 into 3 plus 1, so 6 plus 1 7, 7 into 2 is 14, and 14. so on, and so on। आप निकाल सकते हो, H का भी निकाल सकते हो, and so on, राइट। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर सपोज एक ही शेल में S भी हो, P भी हो, D भी हो, F भी हो, तो उसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? दैट इज दिस ऑर्डर, ये जो मैंने आपको ब्लू में दिखाया हुआ है। सो दिस इज, अगर जैसे चौथा शेल है बेटा, पहले शेल में सिर्फ एक ही है सब शेल, 1s, 2p नहीं होता, 1p नहीं होता, सॉरी। सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, 2s 2p, फिर तीसरा आ गया तो 3d भी आ गया, चौथा आ गया तो f भी आ गया। तो अगर मैं चौथा शेल लूं और उसके 4 सब शेल ले लूं, 4s 4p 4d 4f, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है 4f। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पास है, तो 4s सबसे कम एनर्जी, देन 4p, देन 4d, देन 4f। तो ये सबशेल्स की एनर्जी का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग। s सबसे कम, फिर P, फिर D, फिर F, अगर वो एक ही सब शेल के हैं, सॉरी एक ही शेल के हैं सब शेल्स, 4 4 4 4 4, 4s 4p 4d 4f। चलिए आगे है तीसरा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ? Yes, ma'am. Yes, चलिए, ma'am. तीसरा क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, विच इज डिनोटेड बाय m।
विच इज डिनोटेड बाय m, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। एक मिनट में ना चैट सेव कर लूं। सबने अब अटेंडेंस लगा दी होगी आई होप। मैंने चैट सेव कर लिया, अब नहीं लगाई तो आते ही लगा दिया करो। चलो, सो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये मैंने उस दिन आपको बता रही थी और बीच में मीटिंग एकदम से अब्रप्टली एंड हो गई। ये मैं बता रही थी कि जब किसी चार्ज्ड बॉडी के आसपास कोई चार्ज्ड बॉडी, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज्ड बॉडी के आसपास जब कोई चार्ज्ड बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है तो इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है दैट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट, जो कि एक टाइनी मैग्नेट, छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, thereby describing the orientation of orbitals of a subshell in space। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस के बारे में बताता है, और उसकी वजह से हमें ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन पता लगती है कि ऑर्बिटल्स कौन सी डायरेक्शन में ओरिएंट है। ओरिएंट मतलब कौन सी डायरेक्शन में प्लेस्ड है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m, अब जिस तरह से l की वैल्यू m n के ऊपर डिपेंड करती है, उसी तरह से m की वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l, thus showing that each subshell consists of one or more regions in space with maximum probability of finding an electron। और मैंने शायद आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी बताई थी कि व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज अ रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे जगह स्पेस में, स्पेस वो अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं, स्पेस का मतलब है कोई जगह, एटम के आसपास कोई जगह, यहाँ पे वो स्पेस को अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं ले लेना, फिजिक्स वाला स्पेस नहीं, यहाँ पे स्पेस का मतलब है कोई जगह, एक रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, और उस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है ये क्वांटम नंबर m, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। So the number of such orbitals or regions m is equal to the number of ways the electrons can orient themselves। तो ये जो m है ये वो जगह, उतनी regions बताता है, orbitals बताता है, number of orbitals या number of regions जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को ओरिएंट कर सकता है। ठीक है, पता लग जाएगा इसके बाद। नंबर इज इक्वल टू 2l+1, यानी कि m की वैल्यूज कितनी होंगी, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ विल बी, इट विल डिपेंड अपॉन l, और वो होता है 2l+1। और कौन कौन सी होगी, दैट इज m इज इक्वल टू +l to 0 to -l, यहाँ पे ऐसे कह सकते हो -l to 0 to +l। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। सो m रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर ऑर्बिटल विद इन अ सबशेल एंड टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज गिव टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट सबशेल। एक जो m वैल्यू है वो l के ऊपर डिपेंड करेगी, और ये जो m है ये आपको बताएगा कि उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स। अब फिर से वापस आ जाते हैं कंट्री के ऊपर। जैसे एक कंट्री है, कंट्री के आगे सबशेल्स, सॉरी स्टेट्स हैं, स्टेट्स के आगे सिटीज हैं। तो हर एक स्टेट में क्या उतनी सिटीज होती हैं? हर एक स्टेट में अलग अलग सिटीज होती हैं। किसी स्टेट में 10 सिटीज हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 25 हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो स्टेट कितनी बड़ी है। तो उसी तरह से n की वैल्यू के ऊपर l डिपेंड करेगा, l के ऊपर m डिपेंड करेगा। ठीक है, तो m मतलब उस सबशेल में कितने m हैं,
कितनी ऑर्बिटल्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू, अगर सपोज मैं ले लेती हूँ L इज इक्वल टू 0, आगे आना है वैसे मैंने अगली स्लाइड में किया हुआ है, L इज इक्वल टू 0, तो M की कितनी वैल्यूज हुई इस फॉर्मूला में पुट करो, 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी कि M की सिर्फ एक ही वैल्यू है, यानी L इक्वल टू 0 का मतलब हुआ S सबशेल, और उस S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है और वो भी होगा S, और उस ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला आपको बताएगा M की वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको कहा अगर L 0 है तो M की वैल्यूज क्या होंगी, M इज इक्वल टू +0 से 0 से -0, कोई मतलब बना नहीं बना, यानी कि M इज इक्वल टू 0 है तो M भी 0 ही आएगा, M की वैल्यू भी 0 ही आएगी। इसका मतलब है उस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू है 0, और उस सबशेल का S का नाम S ही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में और आपको क्लियर हो जाएगा। सो ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने एक छोटी सी वो बनाई है, क्या कहते हैं, एनिमेशन। तो आप देखिए कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट करता है। सो सी, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है पी सबशेल के लिए। अगर पी सबशेल है तो L इक्वल टू 1 है, और अगर L इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन 3 डायरेक्शन में हो सकती है, +L, -L एंड 0। ठीक है, मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, इस दिखाती हूँ, पहले ये D भी कर लेते हैं। D सबशेल का मतलब हुआ L इक्वल टू 2, तो L इक्वल टू 2 का मतलब है कि इसकी M की वैल्यूज 5 होंगी। यहां पे मैं दिखाती हूँ, देखिए अगर अगर L, ये मैं P की बात कर रही हूं, अगर L है 1 का मतलब है ये वाला P सबशेल, तो M डिपेंड करता है -L से लेके +L, यानी कि M की वैल्यू है -1, 0, +1। तो ये देखिए -1, 0, +1, यानी कि इलेक्ट्रॉन की 3 ओरिएंटेशंस होंगी, 3 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है ओरिएंट करेगा अपने आप को, उसकी 3 डायरेक्शंस होंगी जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब अगर D है तो इसका मतलब है L इज इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि M की वैल्यू होती है -L से लेके +L, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2, यानी कि 5 वैल्यूज। तो यहां पे P के केस में 3 वैल्यूज, -1, 0, +1, और D के केस में 5 वैल्यूज, -2, -1, 0, +1, +2। तो जब D, कोई इलेक्ट्रॉन D सबशेल में है तो उसकी 5 डायरेक्शंस होंगी। अगर D ऑर्बिटल में, D सबशेल में है इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन की 5 डायरेक्शंस होंगी जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। और वो कौन कौन सी हैं, -2, -1, 0, +1, +2। मैं दोबारा से एनिमेशन दिखा रही हूं आपको, दोबारा से समझने की कोशिश करिए इसको। सी, सो ये P है और ये D है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उसके इलेक्ट्रॉन के पास आई, P वाले इलेक्ट्रॉन के पास आई, तो वो 3 डायरेक्शंस में हमें उसकी ओरिएंटेशन मिलेगी। D है तो उसमें 5। समझ में आ गया? आगे चलूं? यस मैम। चलिए, सो नेक्स्ट है, अब इसको मैंने फिर से एक पूरे प्रॉपर टेबल में किया है ताकि आपको फिर से समझ में आए बात। अगर सबशेल S है, यानी कि अगर L की वैल्यू 0 है तो उस सबशेल का नाम है S, ये लिखा है मैंने सच यहाँ पे, वैल्यू ऑफ L। अगर S सबशेल है तो यानी L इक्वल टू 0, अगर P सबशेल है तो L इक्वल टू 1,
डी सबशेल है तो एल इक्वल टू 2, एफ सबशेल है तो उसका एल की वैल्यू 3 है। तो एम की वैल्यू क्या होगी? अगर एल 0 है तो मैंने अभी आपको बताया कि एम की वैल्यू होती है माइनस एल से लेके प्लस एल। तो अगर एल 0 है तो एम भी 0 ही होगा। अगर एल इक्वल टू 1 है तो अब यहां इस फॉर्मूला में पुट करो, चाहे प्लस को आगे ले लो चाहे माइनस को आगे ले लो, दैट डजंट हैव एनी डिफरेंस। सो यहाँ पे मैंने प्लस पहले लिया है, माइनस बाद में लिया है, चलो ऐसे कर लेते हैं। सो +1 0 -1। अगर l इक्वल टू 2 है तो m की 5 वैल्यूज होंगी, +1 0 -1 -2। इसका मतलब है वैल्यू जब 0 है तो m की टोटल वैल्यूज एक ही होगी जिसकी वैल्यू होगी 0। एक ही होगा m लेकिन उसकी वैल्यू होगी 0। अगर l इक्वल टू 1 है तो उसकी m की वैल्यूज 3 होंगी, 3 वैल्यूज होंगी। 3 वैल्यूज कौन सी होंगी? +1 0 -1। अगर 2 है तो उसकी 5 वैल्यूज होंगी ये वाली। अगर 7 है, सॉरी, अगर l इक्वल टू 3 है तो m की 7 वैल्यूज होंगी। ये वाला फॉर्मूला भी देखो, 2l + 1 यानी कि 2 × 3 + 1 यानी कि 7। और वो 7 वैल्यूज कौन सी होंगी? दैट इज +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। क्लियर? चलो ये अब एक टेबल पूरा फिर से देख लेते हैं। अब मैंने पूरा कंप्लीट टेबल बनाया। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि n की वैल्यू, सॉरी, l की वैल्यू n के ऊपर डिपेंड करेगी, m की वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करेगी। सो अगर 1 है, l की वैल्यू 0 है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, l की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक। उस सबशेल का नाम क्या होगा? 0 है तो s। तो क्योंकि वो फर्स्ट शेल को बिलोंग कर रहा है इसलिए हमने उसको कह दिया 1s। अब m की वैल्यू क्या? m की वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर l ही 0 है, m की वैल्यू होती है -l से लेके +l या +l से लेके -l। तो 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। इसका मतलब है पहले शेल में एक ही सब शेल है जिसका नाम है 1s और उसमें एक ही ऑर्बिटल है जिसका नाम भी है 1s। यानी कि ये ऐसी कंट्री है जिसका नंबर भी 1 है, उसके अंदर स्टेट भी 1 है और उस स्टेट के अंदर ऑर्बिटल भी 1 ही है और उसकी स्टेट का नाम है 1s। ये बेचारी इकलौती कंट्री ऐसी होगी जिसमें एक ही स्टेट और एक ही सिटी है। समझ में आया? तो ये जो पहला शेल है, इस पहले शेल में एक ही सब शेल, एक ही ऑर्बिटल और उसका नाम भी 1s और 1s। ठीक है? तो इसका मतलब है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हुए? एक ही ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी तो एक ही होगा। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 1। नाउ व्हेन n इज इक्वल, अब किसी भी टाइम मीटिंग एंड हो जाएगी क्योंकि 40 मिनट्स ओवर हो जाते हैं। सो जहां पे भी खत्म होगा हम आगे से वहीं से शुरू करेंगे। सो व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो l की 2 वैल्यूज हैं 0 1, यानी कि इसके 2 सबशेल 2s एंड 2p। तो अगर s है, l इक्वल टू 0 है तो m 0 ही होगा। l इक्वल टू 1 है तो m की 3 वैल्यूज होंगी -1 0 +1। समझ में आया? तो इसके कितने नंबर ऑफ सबशेल्स हुए सेकंड शेल में? 2। सेकंड शेल 2 सबशेल्स। लेकिन अब हम देखते हैं उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। अगर पहला सबशेल है 2s, यानी कि जब m की वैल्यू 0 है तो उस ऑर्बिटल का नाम भी 2s ही होगा। तो इसका नाम भी 2s है। 2s सबशेल, s वाले सबशेल का ऑर्बिटल का नाम s ही होगा। 1 है तो 1s, 2 है तो 2s। ठीक है? इस तरह से। सो अगर m की वैल्यू 3 हो गई, -1 0 +1, और इस सबशेल का नाम था 2p। अब इस
2p सबशेल के आगे 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये 2p जो स्टेट है, इस 2p स्टेट की 3 आगे सिटीज है, 3 ऑर्बिटल्स। और ये 3 ऑर्बिटल्स कौन से हैं? क्योंकि ये p है तो ये 3 डायरेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम में बताया था, -1 0 +1, ठीक है। तो 0 जो है वो z के लिए लिया जाता है, 2pz, और +1 -1 जो है वो आप चाहे x ले लो चाहे y ले लो, दैट डजंट मैटर। सो 2px py 2pz, यानी कि 2p सबशेल आगे 3 में डिवाइड हो गया। 2p सबशेल s नहीं डिवाइड होगा, s एक का एक ही रहेगा। p 3 में डिवाइड हो गया, px py pz या z, राइट। तो इसके s वाले के s सबशेल का ऑर्बिटल एक ही है, लेकिन p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि टोटल इस सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स। और इसको हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, n² फॉर्मूला। अगर हमें n की वैल्यू मालूम हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। देखो n = 1 है तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। अगर n = 2 है तो इसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं। वो 4 ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एक 2s और 3 2p